नमस्कार एवरीवन एंड आज फिर हम बात करेंगे एमएनसी एंड बीपीओ कल्चर के बारे में और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे अपनी जॉब ले सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और क्या क्या आप काम इसमें कर सकते हैं और किस तरीके का ओवरऑल कल्चर होता है। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीरीज़ बना रहा हूँ तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बिफोर आई गिव यू फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल या कुछ मैं कह सकता हूँ सालों से एक चीज़ बहुत चल रही है, जैसे कि बोला जाता है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बहुत टॉक्सिक कल्चर है और उस टॉक्सिक कल्चर की वजह से भाई अजीब ही तरीके का मतलब वहाँ पे अजीब ही तरीके की पॉलिटिक्स होती है और टॉक्सिक कल्चर को जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं या फिर लॉयल एम्प्लॉय होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से वो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं या फिर जो भी उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, तो वो उसे मतलब देखा जाए तो अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाते हैं और दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन और इफ़ दे वर्क आल्सो सो दे फील दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग हियर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉक्सिक कल्चर से क्या मतलब है। मतलब अगर हम एक लेमन लैंग्वेज की उसमें बात करें, फॉर एग्जांपल कि मैं अपने आप पे लेता हूँ तो मैं किस चीज़ को टॉक्सिक कल्चर मानूंगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट होते हैं। देखो टॉक्सिक का मतलब हिंदी में कन्वर्ट करें तो वही जहरीला निकल के आता है। अब यहाँ पे क्या जहरीली चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई अब आप किस चीज़ को टॉक्सिक कल्चर बोलोगे ना। मैंने फ्रेशर ज्वाइन करा, मैं फ्रेशर, ठीक है। अब मेरे लिए तो क्या है कि मैं तो एकदम फ्रेश माइंड हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नया है और सब कुछ मेरे को आई वुड फील गुड वेर एवर आई विल बी गोइंग एंड कनेक्टेड विद पीपल। बट मेरे को क्या लगेगा कि क्या टॉक्सिक है। अब मैंने ज्वाइन करा, अब जाते ही अगर मेरे को कहीं प्रोडक्शन पे ही डाल दिया जाता है कि विद इन 1 और 2 डेज, अब मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मेरे लिए तो वो टॉक्सिक हो गया ना। मेरे को लगेगा कि भाई मुझे तो अभी काम नहीं आता, मैं कैसे करूँ, ठीक है, किसकी हेल्प लूँ। तो अब ये टॉक्सिक हो गया। अब इस चीज़ में क्या इस ये कैसे कन्वर्ट और आगे होगा कि मैं जाके अपने मैनेजर को बताता हूँ कि यार ऐसे ऐसे मेरी ट्रेनिंग तो हुई नहीं है और मेरे को काम दे दिया गया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। अब क्या है कि वहाँ पे मैनेजर नहीं सुन रहा, आपकी आप कोई लीडर है वो नहीं सुन रहा, ये आपके लिए टॉक्सिक हो गया, ठीक है। और अगर वो आपकी सिर्फ बात सुन लेता है और अपने सीनियर को बोल देता है और बता देता है कि यार इसे इस तरीके से ट्रीट करो, ये तो बहुत ही क्रिपी और नॉइजी बंदा है शुरू में, तो वो भी आपके लिए एक तरह से टॉक्सिक हो गया, ठीक है। अब आपका मतलब चालू यहीं से हो गया कि कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो हुई नहीं, सीधा भाई प्रोडक्शन पे आ जाओ, तो बंदे को लगेगा यार ये तो अजीब ही तरीके का कल्चर है, या नहीं भी उसे पता कि कल्चर क्या होता है तो उसे लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे से सीधा एक्सपेक्टेशन सेट की जा रही है कि काम करना चालू कर दो बिना किसी उसके। हालांकि वो आया होगा कि पहले कोई ट्रेनिंग मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ से एक अलग तरीके का कल्चर तैयार हो जाता है जो कि बोला जाता है कि हाँ भाई ये एक टॉक्सिक कल्चर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी चीज क्या होगी कि अनबियरेबल वर्क प्रेशर हो जाता है कि भाई काम करने को बंदा तैयार है, ट्रेनिंग भी आती है उसे, चलो थोड़ा काम समझ में आ गया, ट्रेनिंग आती है, लेकिन क्या हुआ कि काम उसे ज़्यादा दिया जा रहा है कि मान लो कि शिफ्ट 9 घंटे की है पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 12 12 13 13 घंटे काम करे, तो वो एक लिमिट टाइम लिमिट तक तो एम्प्लॉय कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है वो सहन नहीं कर पाते, तो वो कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि या तो मेरा काम कम हो जाए। फिर ये चीज़ वो किसी से अपने मैनेजर या लीडर से डिस्कस करते हैं, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो दोबारा से एक तरह से टॉक्सिक थिंग हो गई कि भाई ये तो समझ ही नहीं आ रही, रेगुलरिटी बन गई है। हर बंदे को चाहिए कि हफ्ते में वो कम से कम एक दिन तो लीव ले, ठीक है। हालांकि बीपीओस में एमएनसीज में 2 दिन लीव मिलती है, बट स्टिल एज पर द रोल एंड डिमांड सम टाइम इट इज ओके, इट इज कंसिडरेबल कि आपको किसी किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन लीव मिलनी चाहिए। बट आपको एक भी लीव नहीं मिल रही है तो भाई आप ऐसे कैसे रेगुलरली काम करोगे, प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि यू विल फील टायर्ड एवरी टाइम बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग ब्रेक फॉर इवन यू आर ब्रीदिंग ना, यू आर नॉट गेटिंग ब्रेक्स, ओके। कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है इस पे, यू आर नॉट गेटिंग ए ब्रीदर, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिलैक्स, तो आपको लगेगा भाई ये टॉक्सिक कल्चर हो गया। तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती रहेगी। कहीं कहीं पे क्या होता है कि सीनियर और आपके कलीग और आपके जो है उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपसे नहीं संभलता। क्यों नहीं संभलता? क्योंकि जो वर्क एलोकेशन है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो क्या है, इक्वल नहीं है।
फ्रेशर को तो दे दिया गया काम कि भाई वो 10-10 घंटे का काम करेगा, सीनियर जो है 2 घंटे का काम करेगा, 3 घंटे का काम करेगा, क्योंकि सीनियर ये बोल देगा कि भाई हमें तो क्या है ना, हम तो अपना काम 2 घंटे में निपटा लेते हो, तुम नहीं निपटा पाते। सीनियर की सुनी भी जा जाती है, जूनियर की नहीं सुनी जाती, तो उसे अजीब सा फील होता है। वहाँ पे टॉक्सिसिटी थोड़ी सी आपको महसूस होने लग जाती है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपका हर तरीके से लाइफ इनबैलेंस हो जाती है। क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे इस तरीके का कल्चर होगा, वहाँ पे हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे हायरिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर ये चलता रहा, हाइड्रेशन और हायरिंग बहुत फ्रिक्वेंटली चलते रहे, तो आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं टाइम मिल पाएगा एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि अभी एक बंदा छोड़ के गया है 10 दिन पहले और आपने हायर कर लिया एक बंदे को 10 दिन पहले, और प्रोडक्शन तो आपको करना है। आपकी हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भाई 11वें-12वें दिन से वो बंदा प्रोडक्शन चालू कर दे। तो वो एक पुअर मतलब साइकिल बना देता है इस तरीके की कि आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। अनरीजनेबल वर्क प्रेशर होता है, उसकी वजह से हो जाता है। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, इन्हीं चीज़ों की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस आप सबका निपट जाता है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके अंदर जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी। आपको लगेगा यार बंदे छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, काम नहीं आता, मेरे को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मेरे को किसी परफॉर्मेंस प्रोग्राम में तो नहीं डाल देंगे जहाँ पे मेरे को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, टारगेट प्रेशर मेरे पे बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब कन्वर्ट होएगी तो आपको लगेगा कि भाई ये तो एक अलग ही तरीके का माहौल तैयार हो रहा है। आप हमेशा सोचेंगे कि बस मेरी जॉब सेफ रहे। जब आप यही सोचते रहेंगे जॉब सेफ रहे, तो आप अपना प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी फर्क पड़ता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी एम्प्लॉय छोड़ देते हैं या परेशान हो जाते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर मेंटेनिंग वेरी वेल कि अगर आप एवरेज परफॉर्मर भी हो, आई वॉन्ट से दैट पुअर परफॉर्मर, एवरेज परफॉर्मर भी हो, तो भी यू विल गेट ग्रोथ इन 1.5 year और 2 year, और समटाइम यू आर मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मर, तो यू विल टेक ग्रोथ विद इन 1 year। बट एवरेज परफॉर्मर भी हो और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको 1.5-2 साल 2.5 साल में प्रमोशन मिल जाएगी। लेकिन अगर कल्चर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का इतनी तरीके का कि बंदा 7-7 साल से बैठा हुआ है, उसे प्रमोशन नहीं मिल रही, तो ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि हाँ यार मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी एक तरीके की टॉक्सिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। और किसी किसी का ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि भाई एम्प्लॉयज़ की सुनी नहीं जा रही, मतलब एचआर जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। मान लो हमारी किसी से बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, वो फ्लोर पे गाली गलौज हो रहा है, जाके एम्प्लॉय कंप्लेन कर रहे हैं, वो टाइम एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर समझ लो कि किसी तरीके का कोई भी वर्बल एब्यूज़ हो रहा है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो भी एक अलग तरीके का कल्चर क्रिएट कर देता है, ठीक है। कंपटीशन ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, या अनहेल्थी कंपटीशन है, तो वो अलग तरीके का एक कर देता है टॉक्सिक कल्चर क्रिएट। पॉलिसीज जो है वो रेडी नहीं है, स्ट्रेटेजी है, मतलब जो भी स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इस तरह से अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें बन के मतलब एक अलग ही तरीके का माहौल बना देती है, जिससे आपको पता लगेगा कि यार ये तो मतलब हम सहन ही नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ों को मिला के कल्चर बनता है, जिसमें अगर आप मोटे मोटे पॉइंट अगर आप देखे जाएँ तो क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं जो मैंने नोट डाउन करे कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर की मतलब कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं और हायर हो रहे हैं, अनरीजनेबल वर्क प्रेशर है, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। माइक्रो मैनेजमेंट है, यस। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें आप देखोगे कि मैनेजर जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं कि अगर भाई आपने काम खत्म कर दिया तब भी दे सिक दैट दिस थिंग कि ओके नाउ यू हैव डन विद योर वर्क, यू विल बी गिवन दिस। आपने इसे 1 घंटे में क्या करा, 2 घंटे में क्या करा, 3 घंटे में। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट भी कई जगहों पे एक टॉक्सिक कल्चर क्रिएट करता है। कैरियर ग्रोथ की मैंने बात करी कि नहीं हो रहा है, तो उससे हो जाता है। पुअर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जो लीडरशिप स्टाइल है और मैनेजमेंट स्टाइल है वो काफ़ी गंदा है, तो भी होता है, ठीक है। वर्बल अब्यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अनफेयर सैलरी एंड कंपनसेशन है, मतलब कि मान लो आपको एक एम्प्लॉय को जो फॉर एग्जांपल 1 से 2 साल एक्सपीरियंस वाला था, उसे आपको फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी द करेक्ट सैलरी फॉर दिस, आपको उसे लेना चाहिए था 30,000 इन हैंड सैलरी में, आपने उसे ले लिया 20,000 इन हैंड सैलरी में, सो दैट 1% विल कीप थिंकिंग अबाउट द सैलरी ग्रोथ। तो वो भी एक तरीके का अलग ही तरीके का मतलब कल्चर क्रिएट कर देता है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस रहता है एम्प्लॉय के लिए, वो हो जाएगा। मतलब पॉलिसी जो है फ्लेक्सिबल नहीं है कि भाई मैं बीमार हूँ तो भी मेरे को ऑफिस जाके ही काम करना है, हालांकि आरटीओ का कल्चर चल रहा है तो कर सकते हैं, बट मैनेजर और लीडर पुश देम कि हाँ भाई आओ, तो दिमाग में रहती है। इग्नोरिंग एम्प्लॉय फीडबैक, एम्प्लॉयज़ की नहीं ली जा रही है, उनके बारे में सुना नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक अलग ही तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिससे
अगर आप इन सारी चीज़ों पे वर्क करें, अगर हमारे लीडर, मैनेजर, वो जो भी स्ट्रेटेजी मेकर है एक ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से वर्क करें, तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और एक अच्छा कल्चर डेवलप किया जा सकता है। और एक अच्छे कल्चर में चाहे एम्प्लॉय की सैलरी भी कम हो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इज नॉट गेटिंग टू मच सैलरी बट स्टिल ही इज फीलिंग रिस्पेक्टेड, ही इज गेटिंग रिस्पेक्टेड, ओके। उसे ऑनर्ड किया जाता है, उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसके लिए अच्छी मतलब अप्रिशिएट और पैटर्न बैक किया जाता है टाइमली, ठीक है। और उसके जो भी माइलस्टोन है अगर वो अचीव करता है तो उस पे उसे मतलब एक अलग तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है और उसे टाइम टू टाइम मतलब उसे पुश किया जाता है टू डू समथिंग गुड। तो वो ही विल फील रिस्पेक्टेड, ही विल फील वैल्यूएबल एंड दैट पर्सन विल कीप वर्किंग, ठीक है। बट अगर आप उसे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो टाइम टाइम, बल्कि दूसरों के सामने उसे और नीचा दिखा रहे हो और यू आर मेकिंग देम डिसरिस्पेक्टेड, है ना, कि यू आर मेकिंग देम डाउन, यू आर नॉट गिविंग एनी रेपो टू देम, सो दे विल थिंक कि यार ये तो बहुत अलग तरीके की चीजें हो रही है और मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो इन चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए, टाइमली अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करें, अगर हो सके तो उनके साथ मिलके मतलब काम करें और हो सके तो जब भी उनकी कोई भी ज़रूरत हो उसे समझने की कोशिश करें, वैल्यूबल फील करवाएं, ठीक है। और टाइम टू टाइम उनसे मिलते रहे, उनकी हेल्थ एंड वेल्थ का चेक करते रहे, नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेड बट पर्सनल आल्सो। यू शुड लिसन टू योर एम्प्लॉय की व्हाट they want to say, if they have any opinion, so consider their opinion. If they want to make some improvements into the process, so ask what improvement you want to make into the process, consider that if that is a considerable, ठीक है। अवॉइड ना करें उनके सजेशन को, उनकी अगर वो फीडबैक दे रहे हैं तो सुने, उन फीडबैक पे हो सके काम करें, ठीक है। अगर इस तरीके का कल्चर बनता है तो एम्प्लॉय फील वैल्यूएबल एंड दे विल डेफिनेटली कीप वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस तरीके का कल्चर नहीं बनता तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एम्प्लॉय को संभालना, तो आप देखेंगे फिर वहाँ पे आइट्रेशन रेट हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आई थिंक हमें वर्क करना चाहिए जो एक अच्छे कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपके लिए मैंने कुछ 3 से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपकी लॉयल्टी और सैलरी कंपनसेशन से रिलेटेड है, जिसमें जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कि आपकी लॉयल्टी के बारे में बताता है कि कैन यू डिस्क्राइब ए टाइम, ओके, व्हेन यू रिमेन लॉयल टू एन एम्प्लॉयर डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस और बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, ठीक है। तो इसमें कि आप बताएं कि आप एक अपना टाइम डेमोस्ट्रेट करें कि आप लॉयल रहे अपनी कंपनी के लिए, हालांकि आपको कहीं से कुछ कंसिडर भी किया गया बट स्टिल यू आर लॉयल। तो योर आंसर शुड बी, इन माय प्रीवियस रोल I was offered a high-paying job by another company. Okay. However, I choose to stay because I valued the team, the work environment, and the opportunity for growth that my current employer provided. Instead of leaving, I discussed my career aspiration with my manager, who helped me to take more responsibility and advance with the company. This decision ultimately led to a promotion and increased job satisfaction. तो ये आपका आंसर होना चाहिए जिसमें आपको बताएगा कि आपको ऑफर मिला था बट आपने वैल्यू करी अपनी कंपनी की क्योंकि आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा है और आपने उसी में इन सारी चीज़ों को बताया, आपने मैनेजर से डिस्कस करा, मैनेजर ने आपको अलग लेवल का काम देना चालू करा और आपकी लर्निंग ग्रोथ में आपकी हेल्प करी है और उसकी वजह से आपने नेक्स्ट ग्रोथ भी ली। सो इट शोज दैट यू आर लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो यू गॉट ग्रोथ बिकॉज यू वर गेटिंग द थिंग्स विच यू डिस्कस विद योर मैनेजर while considering all the factor। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज लॉयल्टी टू ए कंपनी मीन टू यू, ओके, एंड हाउ डू यू डेमोस्ट्रेट इन द वर्क प्लेस, किस तरह से आप अपने वर्क प्लेस में डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, टू मी लॉयल्टी मीन्स बीइंग कमिटेड टू द कंपनीज विजन, ओके, and goals and success while maintaining integrity. I demonstrate loyalty by being reliable, delivering quality work, supporting my team, and staying with the company through challenges rather than seeking immediate personal gain. Okay. I also believe loyalty should be mutual. We both, the employee and employer, contribute to each other. Yeah, this is a very nice answer. Ki whatever situation will come in the organization, I will give my contribution, my employer will give their contribution. With the success of each other, we can get grow in the organization as well as we can maintain the loyalty. So your answer should be like this. Okay, अब सैलरी रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ मतलब क्वेश्चन यही होगा कि
इफ ऑफर्ड लोअर सैलरी देन एक्सपेक्टेड हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये अच्छा नेगोशिएशन आपसे होगा कि मान लो आप कोई सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतनी और आपको मालूम भी है कि उसकी पे रेंज सैलरी रेंज इतनी है, लेकिन आप उसमें कैसे नेगोशिएट करोगे, किस तरह से मतलब आप ये स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करोगे दैट दे शुड अंडरस्टैंड योर पॉइंट टू गिव यू दैट सैलरी विच यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कुछ इस तरह से, आई वुड प्रोफेशनली एक्सप्रेस माई appreciation for the offer and then discuss my salary expectation based on the market research and my qualification. In company cannot meet my salary request, I would explore the other benefits such as performance based bonus, additional vacation days, professional development opportunity. Ultimately I will access whether the overall offer aligned with my long term career goals before making any decision. तो इसका मतलब ये है कि let's say you are going for any salary that you have think okay what salary you should expect, and let's say that you are expecting a 50,000 in hand, okay, and now expecting 50,000 in hand and they are offering 40,000 in hand, so you will have to see that what other benefit they are providing you. Are they providing you cab benefit, are they providing you meals benefit, are they providing you insurance, are they provided you any other bonus which you will be getting while joining your annual bonus, okay, are they giving any another benefit which were not given in your other organization. So you will have to consider those factors and you will have to discuss this openly with the recruiter so that they could understand their expectation and as much as they can try to close the deal of your salary as much closer whatever you are expecting. तो इस तरीके से आपको सारी कंसिडर करनी पड़ेगी चीजें और आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे थे। यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस question and answer so that when you are giving interview, so it should come very quickly to your tongue so that you don't miss, I would say that mumble up while interviewing. You are facing the interview and you are means being bold while giving the answer. When you do this thing, definitely आपके फेवर में चीजें जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात बताता हूँ, अगर आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करते हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 days बिफोर यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैल्यूज ऑफ दैट employer where you are going to face interview. And second thing, you should practice at least 20 to 30 question and answer which is related to your role, okay, so that when you are going there और आप फेस कर रहे हैं इंटरव्यू तो इजीली आ पाए। अदरवाइज क्या होता है, आपको पता तो सब कुछ होता है लेकिन कभी कभार वो टाइम पे आती नहीं है चीज़ें, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। नाउ मैं आपसे अपनी अलग वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और thanks for watching my videos and do subscribe and like my videos. Thank you so much for your time.